वेलकम गाइस वंस अगेन। अब डीना मदानी ने डुमोट को खिड़की से नीचे फेंकने के बाद बिली रूसो को देख लिया है और बिली ने उसे। तो डीना जल्दी से गन लेकर रेडी हो जाती है अपकमिंग फाइट के लिए। इसके बाद बिली रूसो अंदर आके अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देता है, मगर डीना की 2 गोली बिली रूसो को लग जाती है। मगर बिली बिना परवाह किए ही डीना पे चढ़ बैठता है और वो डीना को पीटने लगता है, मगर डीना उसे एक और गोली मार देती है और फिर ये दोनों एक दूसरे का गला घोटने लगते हैं और जल्द ही डीना बेहोश हो जाती है। मगर न जाने क्यों बिली रूसो डीना को मारता नहीं है और फिर वो भी बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्कल्ट कपल जॉन पिलग्रिम के बच्चों को अपने घर ले आते हैं, पर इस संकी कपल की बातों से हमें पता लग रहा है कि ये कपल इन लड़कों को अडॉप्ट करने के चक्कर में है। वेल ऑब्वियसली जॉन के मरने के बाद एलिजा कहती है इन बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए जॉन को मरना ही होगा, क्योंकि वो इन बच्चों को ब्राइट फ्यूचर नहीं दे सकता। मगर तभी एंडरसन को फोन पर डेविड का कॉल आता है, मगर कॉल असल में फ्रैंक का था, जो स्माइल करके बोलता है हाय डैड। तो एंडरसन गुस्से में पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है। तो फ्रैंक उसे डेविड शो कर देता है और फिर बोलता है कि तुम्हारा वो पेट मेरे फ्रेंड को ले गया है, तो इन रिटर्न मैंने तुम्हारे बेटे को उठा लिया है। वैसे अगर एमी को कुछ भी हुआ तो तुम्हारा बेटा तो गया समझो, और मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम लोगों ने अपने मतलब के लिए कितने मैसेकर करवाए हैं। मगर फिर भी एंडरसन बोलता है कि अगर डेविड को कुछ भी हुआ तो मैं हर उस शख्स को मार दूंगा जो कभी भी तुम्हारे कांटेक्ट में आया है। मगर फ्रैंक भी काफी खिसका हुआ है, वो डेविड को वीडियो कॉल के दौरान ही पीटने लगता है। तो एलिजा बोलती है कि तुम्हें बच्ची मिल जाएगी। वहीं जॉन पिलग्रिम के रूम में उसे अपने बेटे का कॉल आता है, जो पूछता है कि मॉम का फ्यूनरल होना है, आप कब तक आओगे। तो जॉन प्रॉमिस करता है कि मैं जल्द ही आ रहा हूँ। इसके बाद एलिजा जॉन से बोलती है कि फ्रैंक कासल ने डेविड को किडनैप कर लिया है और अब उसे एमी बेंडिक्स वापस चाहिए, जो कि फ्रैंक के हिसाब से तुम्हारे पास है। मगर जॉन झूठ बोल देता है कि एमी उसी के पास है। तो एलिजा बोलती है कि जो भी करो डेविड को बचाओ, वरना तुम्हारे बच्चे तुम्हें कभी भी नहीं मिलेंगे। वहीं जब डीना को होश आता है तब बिली रूसो यहाँ से जा चुका था और पुलिस भी यहाँ तक पहुँच चुकी थी। तो डिटेक्टिव बोलता है कि तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल चलना होगा। तो डीना बोलती है कि बिली रूसो सभी से छुपकर डॉक्टर डुमोट के साथ रहता था और डुमोट ने मुझ पर हमला किया और मैंने सेल्फ डिफेंस में डुमोट को विंडो से बाहर फेंक दिया। मगर बिली रूसो ने ये सब देख लिया और फिर उसने यहाँ आकर मेरी हालत कर दी। मगर मैंने बिली रूसो में 3 गोलियां मारी हैं, मगर बिली ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। मगर पता नहीं क्यों बिली रूसो ने मुझे नहीं मारा, उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। तो डिटेक्टिव बोलता है कि जब हम यहाँ पे पहुँचे सब जगह पर खून ही खून था, मगर लकीली वो तुम्हारा नहीं था, ये ब्लड बिली रूसो का था एंड आई एम श्योर उसका बच पाना मुश्किल है, मगर उसकी बॉडी की तलाश जारी रहेगी। वहीं एमी बेंडिक्स फ्रैंक कासल को अपने पास बुला लेती है। फ्रैंक उसे ठीक ठाक देखकर काफी रिलीफ फील करता है। इसके बाद फ्रैंक जॉन के रूम तक पहुंच जाता है और फायरिंग स्टार्ट कर देता है और दूसरी तरफ से जॉन भी फायरिंग करता है और ये दोनों अनडेड एक दूसरे पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। मगर असल में ये दोनों अलग अलग रूम में थे और दीवार में होकर गोलियां चल रही थी। इसके बाद जॉन बाहर भागने की कोशिश करता है, जहां उसे एमी बेंडिक्स मिल जाती है और वो एमी को हॉस्टेज बना लेता है। इसके बाद जॉन बोलता है कि मुझे डेविड लाके दो और तुम्हें लड़की मिल जाएगी, और ऐसा कहकर वो यहाँ से निकल जाता है। मगर अब तक पुलिस वाले भी यहाँ तक आ गए थे। तो फ्रैंक लिफ्ट में घुसकर उनकी खूब मार लगाता है, मगर इस समय वो बहुत चिल्ला रहा होता है। शायद ज्यादा चिल्लाने से फ्रैंक को एनर्जी मिलती है और जब तक फ्रैंक गैराज तक पहुंचता जॉन यहाँ से निकल चुका था। वहीं बिली रूसो एक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए पहुंच जाता है और उसे ट्रीट करने के लिए कहता है, वो भी बिना बेहोश किए। तो डॉक्टर दारू चढ़ाकर काम पर लग जाता है, मगर बुलेट निकालते वक्त बिली रूसो पेन से बेहोश हो जाता है। तो डॉक्टर की नीयत खराब हो जाती है और वो बिली रूसो का पैसा लेकर यहाँ से भाग निकलता है। वहीं ट्रेलर में डेविड कर्टिस से बोलता है कि मेरे पेरेंट्स ऐसा कर सकते हैं, मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था। मगर कर्टिस इस बात पर कोई भी कमेंट नहीं करता। तो डेविड बोलता है कि तुम फ्रैंक कासल जैसे नहीं हो, तो फिर तुमने मुझे हॉस्टेज क्यों बना रखा है। वहीं जब बिली रूसो को होश आता है तो वो एक कचरे के डिब्बे में था और ये काम उसी डॉक्टर का था। इसके बाद बिली रूसो जैसे तैसे करके यहाँ से बाहर निकलता है। वहीं जब फ्रैंक ट्रेलर तक पहुँचता है तो वो देखता है कि कर्टिस और डेविड यहाँ से गायब हैं। तो फ्रैंक काफी वरिड है, क्योंकि अब न तो उसके पास डेविड है और न ही उसके पास एमी को बचाने का कोई तरीका है। तभी फ्रैंक को जॉन का कॉल आता है, तो फ्रैंक उसे झूठ बोल देता है कि डेविड मेरे ट्रेलर में ही है, चाहे तो यहाँ आ जाओ। वहीं एमी बेंडिक्स जॉन से पूछती है कि तुम्हारी हालत बहुत बुरी हो रखी है और फ्रैंक तुम्हें मार देगा। एमी पूछती है कि तुम्हें ये सब करके क्या मिल गया, तुमने इतने सारे लोगों को मार के क्या हासिल कर लिया। मगर सरप्राइजिंगली जॉन बोलता है कि मैं किसी को भी मारना नहीं चाहता था, मगर मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था।
और मुझे पता है कि स्कल्ट्स मुझे यूज कर रहे हैं, मगर मेरी फैमिली उनके पास है। वहीं कर्टिस डिटेक्टिव से जाकर मिलता है और कहता है कि फ्रैंक ने सेनेटर को किडनैप किया था और मैं उन्हें लौटाना चाहता हूँ। तो डेविड मैनहनी से बोलता है कि कर्टिस अच्छा आदमी है। तो डिटेक्टिव बोलता है कि मिस्टर कर्टिस, मैं इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ, मगर तुमने आज के बाद कोई क्राइम किया तो मैं तुम्हारे पीछे जरूर आऊंगा। वहीं फ्रैंक ट्रेलर के बाहर जॉन का वेट कर रहा है और फिर जॉन भी यहाँ तक पहुँच जाता है। तो फ्रैंक झूठ बोल देता है कि डेविड ट्रेलर के अंदर है, मगर मैंने उस पर बॉम्ब लगा दिया है और अगर कोई होशियारी की तो मैं उसे उड़ा दूंगा। इसके बाद फ्रैंक पूछता है कि तुम कोई पागल वागल हो क्या जो ऐसे काम कर रहे हो। तो जॉन बोलता है कि स्कल्ट्स के पास मेरे बच्चे हैं और मुझे उनकी बात माननी होगी। तो फ्रैंक समझ जाता है कि जॉन इतना इंजर्ड होने के बावजूद बार बार उसके पीछे क्यों आ रहा है। तो फ्रैंक बोलता है कि जैसे तुम अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हो, वैसे ही एमी बेंडिक्स के लिए मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो जॉन एमी बेंडिक्स को जाने देता है। तो फ्रैंक एमी बेंडिक्स को समझा बुझाकर यहाँ से भेज देता है और उसके जाते ही फ्रैंक जॉन से भिड़ जाता है और फिर इन दोनों में सच में मर्दों वाली फाइट चालू हो जाती है और ये दोनों अनडेड एक दूसरे को खूब मारते हैं। मगर थोड़ी ही देर में जॉन फ्रैंक पर काफी भारी पड़ने लगता है, मगर जैसे तैसे करके फ्रैंक जॉन को हरा देता है। तो जॉन बोलता है कि प्लीज जब तुम स्कल्ट्स के पीछे जाओ मेरे बच्चों को हर्ट मत करना। और फिर जॉन मरने के लिए रेडी हो जाता है, मगर फ्रैंक एक अच्छा आदमी है और वो जॉन को नहीं मारता। वहीं दूसरी तरफ कर्टिस अपना नाम क्लियर करवाने के बाद अपने घर लौट आता है, मगर तभी उसे बिली रूसो का कॉल आता है। बिली बोलता है कि मैं तुम्हारे बेसमेंट में हूँ और मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हूँ और प्रोबेबली आई एम डाइंग, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मैं मरना नहीं चाहता। मगर कर्टिस कोई भी जवाब नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ हमें डॉक्टर डोमोंट का हॉस्पिटल बेड दिखाया जाता है और वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद डीना यहाँ आकर उसे सॉरी बोलती है। तो डोमोंट डीना को चिढ़ाते हुए बोलती है कि मैं बिली रूसो से बहुत प्यार करती हूँ। तो डीना भी बोलती है कि मैंने बिली रूसो में 3 गोलियां मारी हैं और मेरे ऊपर जो ब्लड है वो बिली रूसो का ही है और वो किसी हॉस्पिटल भी जा नहीं सकता क्योंकि बिली रूसो एक वांटेड क्रिमिनल है। तो डोमोंट बोलती है कि बिली रूसो बहुत स्ट्रांग है, वो ऐसे नहीं मर सकता, वो मेरे लिए जरूर आएगा और वो तुम्हें जरूर मारेगा क्योंकि तुमने मेरी यह हालत कर दी है। तो डीना स्माइल करके यहाँ से निकल जाती है। वहीं बिली रूसो बेसमेंट में फैला पड़ा है, मगर कर्टिस खुद यहाँ नहीं आता। वो फ्रैंक को बुला लेता है। फ्रैंक को अपना हिसाब से चुकाना है। फ्रैंक बिली रूसो को कुछ बोलने का मौका भी नहीं देता। वो सीधा 2 गोली बिली रूसो के सीने में उतार देता है और अब बिली रूसो सच में मर चुका है। इसके बाद कर्टिस डिटेक्टिव और डीना को बुला लेता है और कहता है कि आज सुबह जब मैं यहाँ पे आया तब बिली रूसो यहाँ पर मरा पड़ा था, तो मैंने डायरेक्टली तुम्हें कॉल किया क्योंकि अब मैं किसी लफड़े में पड़ना नहीं चाहता। तो डीना स्माइल करके बोलती है कि शायद मुझे ध्यान नहीं होगा कि मैंने उसे कितनी गोलियां मारी हैं। शायद मैंने बिली रूसो को 5 गोली मारी थी और अब बिली रूसो का केस क्लोज हुआ। वहीं जब स्कल्ट्स कपल मस्ट डिनर कर रहे होते हैं तब एमी बेंडिक्स यहाँ तक पहुँच जाती है और वो एलिजा पर गन पॉइंट करके पूछती है कि तुमने मेरे सभी फ्रेंड्स को मार दिया, क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ? मगर जब एलिजा कुछ चालाकी करना चाहती थी तब एक गोली आकर एलिजा की खोपड़ी खोल देती है। वेल, फ्रैंक यहाँ पे पहुँच गया था और ये उसी का काम था और सरप्राइजिंगली एंडरसन फ्रैंक से बोलता है, यू मर्डरर। गाइस, देख रहे हो बुड्ढे को? इसने खुद इतने लोगों को मरवाया है। वो कुछ नहीं, फ्रैंक को मर्डर बोल रहा है। वेल, बैक टू द स्टोरी। इसके बाद फ्रैंक एंडरसन के पास एक गन और बुलेट रख के बोलता है कि चाहो तो तुम सुसाइड कर सकते हो, मगर यकीन मानो अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी लाइफ को मौत से भी बदतर कर दूंगा। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और फिर इसके बाद इन्हें एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। ऑब्वियसली एंडरसन ने सुसाइड कर ली है और अब तक जॉन ने भी अपने बच्चे बचा लिए हैं। इसके बाद जॉन अपने रास्ते निकल जाता है। नेक्स्ट डे फ्रैंक एमी बेंडिक्स को बस स्टेशन ले जाता है ताकि एमी बेंडिक्स कहीं न्यू जगह जाकर अपनी न्यू लाइफ शुरू कर सके। फ्रैंक बोलता है कि जब तुम फ्लोरिडा पहुंच जाओ तो इस नंबर पे कॉल करना, ये मेरा अच्छा दोस्त है जो कि स्कूल चलाता है और वो तुम्हारी इनिशियल हेल्प कर देगा। तो एमी बेंडिक्स फ्रैंक को हक करके खूब रोती है क्योंकि फ्रैंक ने जो उसके लिए किया है वैसा कोई भी किसी के लिए नहीं करता। इसके बाद एमी बेंडिक्स यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्रैंक कासल कुछ गुंडों पर नजर रख रहा है। तो उसे डीना का कॉल आता है। वो कहती है कि फ्रैंक, अब मैंने CIA ज्वाइन कर ली है, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। मगर फ्रैंक बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी काम है। वेल, फ्रैंक अब फुल टाइम पनिशर बन चुका है। वहीं एक जगह पे 2 गैंग वाले अपनी गन्स निकालकर बैटल के लिए रेडी हो रहे थे। तब फ्रैंक कासल अपनी पनिशर फॉर्म में यहाँ पे पहुंच जाता है और किच्ची मारते हुए गोलियां बरसाने लगता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड होता है और साथ में ये सीजन भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।